मेरे पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया। वह खुशी से मुझे दुआएं देने लगी। देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा। तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। पर जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज़ से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई रोटी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां भी बना दी। उसके बाद मैं चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सबकी आदत थी खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लगाकर अपने पति के सामने रख दिया। वह खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैं इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे कौन सा तूफ़ान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा तो चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया और ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर उनके हाथ मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ लोकेश, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहे थे। वह अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूख कर कांटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गई। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति थे। उनकी इस तरह अचानक मौत ने मुझे मार कर रख दिया था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर भी और भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ें चकराते हुए महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपना सुध-बुध खो बैठी थी और अगले ही पल मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैं खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैं इधर उधर देखा तो अगले ही पल मेरे पति का वजूद मेरी आंखों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोशी में। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनकी चारपाई से लगकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वह पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था एक माँ करती भी तो क्या करती। मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की औरतें, सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, देख लो, हो गई महारानी की सुबह। कैसी बेशर्म औरत है। पति की लाश पड़ी है और यह अपनी पूरी नींद कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। तेरी बूढ़ी सास कब से चारपाई से लगकर बैठी हुई है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रखा कि तुझे उठाया न जाए, कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रखा। और एक तुम हो जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद भी पूरी
कर रही हो? अरे तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी हैं। उनकी बेरंग से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी, फिर मैंने अपने पति के साथ पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे बाल कोई खींच रहा है। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरा बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर कर दिया। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, सूज गया और होंठ फट गए और खून बहने लगा। अभी मैं ठीक से संभल नहीं पाई थी। उनकी बातों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वह कह रही थी, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उनकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो, उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर बनाकर रख दी है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ले ली। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? वह मेरे पति थे। आप मुझे उनके पास जाने से ना रोकें। लेकिन मेरी सास पर मेरे किसी भी बात का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गेट के पास जाकर धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के पास लगकर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा, मेरी साड़ी के आंचल में बंधे उस वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वह नोट उस औरत को दे दिया और उस औरत की गोद में से एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लग रही थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैं उसकी बात सुनते ही घबराकर इधर उधर देखने लगी तो मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुकी थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो, तू सदा सुखी रहे। ऐसे सड़क पर ना चल, जा अपने घर जा ली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा। तेरा घर तेरी राह देख रहा है। तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है? तू तो मालकिन है, मलिका है। जा अपना घर संभाल, अपने घर जा। वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरानी हुई। उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है। मेरी दुनिया पलट चुकी है। भला वहाँ मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है? हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा, जाकर देखूँ तो सही कि खुशी मिलने वाली है। और खुशी भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनका मुझ पर रहम आ जाए और वह आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे पर आ चुकी थी। मेरे देखा, दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा खुलते ही सामने का मंजर देख मैं हैरत से दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरा नाम माया है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहती हैं। अभी मेरी उम्र 22 साल है। यह बात उस वक्त की है जब मैं 20 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरी में पढ़ाई पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफ़ी सख्त था। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। साथ ही
हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वह स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी मुझे उनसे कभी प्यार से बात नहीं की। वह मेरी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते और इस चीज़ का ख्याल रखते कि कोई भी बात उनकी मर्ज़ी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर से दूर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपने से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे राकेश से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। उसके बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग डाल दी हो। मैंने माँ से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की। अपने बाप के गुस्से से वाकिफ़ होना तुम, इसीलिए कोई भी हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत राज को फ़ोन किया। रो रो कर उसे कहने लगी, पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेस के पार्टनर से करवा दी है। तुम जल्दी से कुछ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। राज ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। राज देखने में ठीक ठाक था। उसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घर से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वह बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वह थे। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। राज के पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब राज ही संभालता है। लेकिन मुझे इस बात से कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं किया था कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई आकाश से हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। रिश्ता लेकर आए थे। मेरी शादी के एक हफ्ते पहले राज और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। यह सब देख मेरे पिता ने उनको बेइज्जत कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरी मोबाइल भी छीन लिया। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर के 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए समझा दिया। कहा, टाइम से दोनों आ जाना घर पे। मैं सहमति से अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैं जल्दी से अपनी सहेली का मोबाइल लिया और तुरंत राज के पास फ़ोन किया। राज ने पहले बहुत नाराज़गी जताई कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। मैंने राज से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं कोर्ट में हूँ, मैं पार्लर में हूँ, तुम आओ और मुझे जल्दी से लेकर जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। राज ने कहा, क्या यह सब ठीक होगा? मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही होगा। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वह सब कुछ भूल जाएंगे और मुझे अपना लेंगे। राज ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा हूँ, तुम मुझे फ़ोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुँचते ही मैं ड्राइवर को बहाने करके घर से भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगा का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही जुट गया है, आप मुझे वह लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैं तुरंत राज को फ़ोन मिलाया और उसे आने को कहा।
वह अगले ही पल मेरे पास आ गया, अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैं राज के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की। उसके बाद राज की दुल्हन बन मैं उनके घर आ गई। यह नहीं जानती थी कि मैं यह कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती करी हूँ। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन पर सातों आसमान एक साथ ही टूट पड़े। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी भी कर सकती हूँ। मेरे घर तो क़यामत आ गई थी। मेरे पापा इस वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन माँ ने उनका पैर पकड़कर कहा, इतना गुस्सा मत कीजिए, वह हमारी इकलौती बेटी है। भले ही आप उसे माफ़ ना करें, लेकिन उसे वक्त दे दीजिए, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह माँ से मुझे राज के घर आए। 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे आने के पहले हर तरफ खुशी ही खुशी होती थी। मेरे मायके में खामोशी ही थी। यह न समझ सकी कि तूफ़ान के आने से पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मेरे सुकून में अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन राज ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही साथ वह अपना काम भी करते थे। मेरी सास आज पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते हुए सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानी हुई, लेकिन हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वह बार बार मुझसे कहती हैं कि अब तुम्हें अपने इकलौते बेटी हो, अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो। वह तुम्हें याद करते होंगे, और जब तक तुम लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के गुस्से का सामना कर पाती। उसकी बातों पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। फिर एक दिन गुजरे जा रहे थे। राज का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी। फिर सोचा, हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो, इसीलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज़ की तरह राज नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे, लेकिन पीछे से मैं अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति का खाना बनाया और फिर मेरी सास ने खाना खा लिया। खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, राज, उन्होंने राज से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो राज ने कहा, आज कॉलेज में भी छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए जल्दी आ गए। मैं अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने चली गई तो मैंने देखा मेरे पति राज मर चुके थे। मैं यह मंजर ना देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने पूरे मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे यह कहकर उनके पास न जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी, मैंने उसकी मदद कर दी। उसने मुझे दुआएं देते हुए घर आने को कहा और साथ ही मैं यह भी कहा कि घर जाने के बाद मुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। उसके बाद उसकी बातें सुनकर मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे पैरों तले ज़मीन फिसल गई और मेरे होश उड़ गए। मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर गिरने लगी थी।
मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ हमारे लोग भी चले गए थे। घर को फूलों की मदद से सजाया हुआ था। फूलों से दरवाज़ों से लेकर अंदर तक का रास्ता बनाया गया। यह सब देखकर मैं बड़ी हैरत हुई। यह क्या हुआ? यहाँ तो मातम वाला घर होना चाहिए था। लाश कहाँ गई? मेरी सास ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर चले गई। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच में लगने लगी। उसने सोचा ही था और कहा था कि मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली भाली और कम अक्ल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतने जिन्होंने सजा रचाई है, सारा राज रचा है, लेकिन मैं बेखबर थी। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना बड़ा गंदा खेल खेला गया। मुझे भी हताश, खुद भी कम उंगली पर गुस्सा आया। मैं कैसे एक शख्स को अपना मौका दे सकती थी कि वह जाकर मेरी ज़िंदगी में खिलवाड़ कर सके। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी, सारी तैयारी हो गई, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। मेरे पति ने कहा कि मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, वह कैसे आएगी मेरे साथ। फिर मेरी सास ने कहा, वह बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस ले आओ। जाओ, तुम जानते हो ना कि किसी मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी। अब वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब इसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतज़ार किया था मैंने उस दिन का कि मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे जाकर आकर बताया था कि तुमने एक अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। तुमने एक अमीर लड़की को, और लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। वह तुम दोनों को बेच, तो मैं यही समझी कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बुड्ढे ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देखो, लैला कहानी की तुम्हारी चिपकी रहती हैं कि बैठ गई हो तो तुम्हारी मौत का इस घर से निकाल दूंगी, क्योंकि वह मायके में से तो एक फूडी कोडी भी नहीं लाई थी। हम कब तक उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते, इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और स्प्रे से जा किया, ताकि खून का क्या जरा सा कट लगा और मैंने नाक से मुंह खून से भर कर रख दिए थे। उनकी बातें सुन रही थी और सुनकर तो यह लगा जैसे कयामत आ गई। पहले तो बस छोटे छोटे झटके थे, मेरी सांस की अगली बातें मेरे जिस्म से जान निकाली। मैं हताश भर सुनकर बेहोश पड़ गई थी और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और मुझे होश आया तो मेरा पति राज अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते ही हो कि जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ। अब ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने एक बहुत ही अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया।
लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा, तुम दोनों को भेज देगा। यही समझी कि वह अपनी इकलौती बेटी को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उसे बुड्ढे ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया है। और इसके देखो, लैला की कहानी की तरह चिपक कर रहती हैं। बैठ गई मैं तो। तुम्हारी सज़ा का ड्रामा, तुम्हारी मौत का ड्रामा इसीलिए रचाया था कि उस पर इल्ज़ाम लगा उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी। हम कब तक उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते। इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और स्प्रे से झाग भी लगा दिए और खून का क्या जरा सा कट लगा दिया और तेरे नाक और मुंह खून से भर गए। मैं हैरत से खड़ी हुई थी, उसकी बातें सुन रही थी। तभी और क्या क्या सुनना बाकी था। अगली बार सुनकर तो यह लगा जैसे कयामत तो अब आई, पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सास की अगली बातें मेरे जिस्म से जाकर निकल गई थी। मैं हताश फर्श पर गिर पड़ी थी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा की तरफ देखा कि उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और जब मुझे होश आया तो मेरे पति का राज कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पहुँची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल राज ने मुझे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाले, तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्होंने कोई वजह ना मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रच बैठा और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो यह खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ऐसा महसूस करवाया कि उसे कुछ याद ही नहीं। सबने यही समझा कि हमारी ही गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी की लालच में मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके और इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे स्वागत का इंतज़ार किया और पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन मैं भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। उनके पूरे शरीर में पॉलिश मार दिया गया है। फिर भी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन वह मेरी मोहब्बत था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं उसे माफ़ कर दिया। मेरी और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी है। 2 साल बाद भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। वह संभल कर भी टूट जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद वह संभल जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।